अच्छा, सो नाउ वी हैव दिस बंडल ब्रांच ब्लॉक थिंग. नाउ बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या होगा, बस इसमें थोड़ी थोड़ी बातें वो याद रख लो बस, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू. इसमें क्या है कि बस हमारे पास एक तो चीज़ याद रखना कि जो डीपोलराइजेशन होती है ना, वो उस एरिया पे ज़्यादा रहती है जहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं लॉन्गर टाइम के लिए डीपोलराइजेशन होगा. वेक्टर जो है उसी तरह डिवाइड करेगा जिस तरह हमारे पास लॉन्गर टाइम के लिए डीपोलराइजेशन. ये मेरे पास हार्ट है, फॉर सपोज दिस इज़ द सेप्टम. ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे नोड है, फिर ए बी नोड है, और ये प्रकंज फाइबर्स आ गए. हमें पता है दो फाइबर्स होते हैं ना, बस राइट और लेफ़्ट. ठीक है, तो हमारे पास होगा क्या, अगर राइट वाले में ब्लॉक आ गया तो डीपोलराइजेशन को इस वाले में से गुजरने में टाइम लगेगा, राइट. फॉर एग्जांपल टोटल ब्लॉक नहीं है, पार्शियल ब्लॉक है. तो अब हमें पता है कि पार्शियल ब्लॉक में कंडक्शन तो क्रॉस होती है बट स्लोली होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंडक्शन तो होगी बट चूँकि वो स्लोली होगी तो यहाँ की तरफ वेक्टर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि राइट की तरफ वेक्टर शिफ्ट करेगा. क्यों? क्योंकि डीपोलराइजेशन यहाँ पे ज़्यादा देर लगेगी गुजरने में. ठीक है, तो बस यही हमें जो है ना बात पता होनी चाहिए. इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इन लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक एंड राइट एक्सिस डेविएशन इन राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. और इसके इन्होंने जो है यहाँ पे डायग्राम्स दिखा दी. यहाँ पे अगर हम देखें अगेन वही सेम, अगर एक दफ़ा समझ लो तो वही. अब चूँकि लेफ़्ट वाले में जो है लेफ़्ट, ये नॉर्मल तो यूँ होता है हमें पता है, इस तरह डिवाइड करेगा लेफ़्ट, तो हमने कह दिया ये लेफ़्ट एक्सिस डिवीजन है. इसमें वही जो हमने थंब वाला किया था कि 1 इज़ अप, 3rd इज़ डाउन, सो दिस इज़ लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. वाइल इन द राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये रहे हमारे पास. इसमें क्या है जी, उल्टा है, 1 नीचे है और 3 वाला ऊपर है. सो हमें बता रहे हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक. ठीक है, 2 को भले आप ना भी देखें, कोई मसला नहीं है, 1 और 3 की ट्रिक लगा लो बस. ठीक है, तो ये हो गया. अच्छा, उसके बाद एक तो हमने हाइपरट्रोफी का डिस्कस किया था और एक हमने बंडल ब्रांच ब्लॉक का डिस्कस कर लिया. अब इन्होंने जो है यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का, इसमें भी सेम रीज़न दिया हुआ है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, सेल डेथ शुरू हो जाती है, डिमिनिश्ड मसल मास हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिमिनिश एरिया होगा जहाँ पे इन्फार्क्शन हो गई है वहाँ पे जो वेव है स्लोली मूव करेगी. स्लोली मूव करने की वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स, और इसकी वजह से फिर वही जो है ना एक्सिस डेविएशन हो जाएगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो इन्होंने डायग्राम दी है, अब इसमें क्या है, 1 वाला ऊपर है, ठीक है, 3 वाला नीचे है, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, 1 वाला चूँकि ऊपर है, 3 वाला चूँकि नीचे है, तो ये होगा लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक. ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है. एक तो चलो हमने ये देख लिया कि भाई कहाँ का इन्फार्क्शन है, ये हमें पता चल गया. अब दूसरी बात ये हमने देखनी है, एक और चीज़ में है जो जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स है वो प्रोलॉन्ग्ड हो गया है. ठीक है, ये प्रोलॉन्ग्ड क्यों हुआ है ये भी देखते हैं. और दूसरी बात ये कि एक तो ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया है और दूसरा ये कि इसका वोल्टेज भी कम है. इसका वोल्टेज भी कम है. ठीक है, नॉर्मल देखो, नॉर्मल इतना ऊपर जा रहा था, ये इतनी ऊपर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है. तो ये हमें बता रहे हैं कि एक तो ये प्रोलॉन्गेशन भी कम हो गया, इसका वोल्टेज भी कम हो गया. इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ईजी है. जैसे अगर मैं ये पेन रखूँ, जो ECG होता है सब से नीडल होते हैं ना, वो नीडल जो ऊपर नीचे होती रहती है, और ये पेज होता है बेसिकली जो कि मूव करता है ना, ये होता है हमारे पास ECG में. अब सपोज़ करो QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुआ, पहले क्या हो रहा था कि चूँकि नॉर्मल क्या हो रहा था, कितना फास्ट था कि जब ये मैं पेन को ऊपर खाऊंगी कितनी तेज़ी से जाएगा. पेन को मैंने से ऊपर नीचे किया, लेकिन मैं तेज़ी से किया तो ऐसे हो गया. लेकिन अगर मैं इसको स्लोली चलाऊँ, अब बड़ी वेव बनी है. ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे होता है कि ये QRS इसलिए प्रोलॉन्ग होते हैं क्योंकि ये स्लो कंडक्शन है, और ये इसलिए इतना नैरो बना है क्योंकि ये फास्ट कंडक्शन है. ठीक है, ये तो बस एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए था. सही है, ये हो गई बात. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डिक्रीज वोल्टेज की एक तो वजह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है. दूसरी वजह क्या है हमारे पास, पेरिकार्डियल इफ्यूजन. 3 वजूहात बस याद रख लें कि 3 जगहों पे ऐसा होता है हमारे पास कि QRS वोल्टेज जो है ना वो कम हो जाता है. एक तो मसल मास कम हो जाए जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में था, दूसरा पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो जाए, और तीसरा पल्मोनरी एम्फिसेमा. ये 3 कंडीशन है जिसमें हमारे पास QRS वोल्टेज कम हो जाता है. लेकिन इन तीनों चीज़ के रीजंस अलग अलग है. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में वोल्टेज क्यों कम हो रहा था, ड्यू टू रिड्यूस मसल मास ना. पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या होता है, हमारे पास बेसिकली 2 तरह की इफ्यूजन होती है, प्लूरल इफ्यूजन और पेरिकार्डियल इफ्यूजन ना, लेकिन दोनों में होता है एक ही चीज़ है. पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या होता है, ये मेरे पास हार्ट है, वी नो के ये एक सैक में क्लोज होता है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं. सीरस पेरिकार्डियम होता है, उसके बीच में 2 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है. अगर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड नॉर्मली हाई हो जाए तो अब क्या होगा, ये जो फ्लूइड होता है ना, इट हैज़ अ पावर टू कंडक्ट. ठीक है, अब जब इम्पल्स यहाँ कंडक्ट करेंगे ना, चूँकि ये फ्लूइड भर गया ना यहाँ पे, इतनी तेज़ कंडक्ट कर जाएंगी कि हार्ट तक तो पहुँचेगी नहीं, यहाँ से जी फारिग होकर निकल जाएगी. ठीक है, ये होता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मैकेनिज्म.
सेम हैपन्स इन द क्या कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, लेकिन प्लूरल इफ्यूजन में इतना ज़्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे कि इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्फासीमा। एम्फासीमा में भी यही कॉज होता है। यही कॉज का मतलब कि उसमें क्या होता है कि एम्फासीमा में तो हमारे पास वो गैस जमा हो जाती है ना, बाहर नहीं निकल पाती है, एम्फासीमा में गैस ट्रैप हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कंडक्शन हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ना लंग में हमारे पास, ये हमारे पास लंग है ना, लंग में हमारे पास इतनी ज़्यादा एयर भर जाएगी, इतनी ज़्यादा एयर भर जाएगी कि हार्ट को ना कंप्रेस कर दे, मतलब हार्ट पे ना प्रेशर डालेगी। तो क्या होगा फिर ये जो है ना एयर है ना एज अ इंसुलेटर एक्ट करेगी, बजाय इसके कि कंडक्शन हो, एज इंसुलेटर एक्ट करेगी और फिर एयर कह रही हूँ, कंडक्शन जो है फिर यहीं पर ट्रैप हो जाएगी, स्प्रेड नहीं हो सकेगी, ठीक है। लेकिन तो बस 3 चीज़ें याद रखनी है, मसल मास, रिड्यूस मसल मास, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और पल्मोनरी एम्फीसिमा। इन तीनों में QRS वोल्टेज हमारे पास लो हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं वो बात है जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाएगा। पहला रीज़न तो उन्होंने हाइपरट्रोफी दिया हुआ है कि हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वही हम पहले डिस्कस कर चुके कि मसल मास बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा और इसलिए QRS कॉम्प्लेक्स जो है ना प्रोलॉन्ग हो जाएगा। दूसरा इन्होंने रीज़न दिया है कि परकंजे सिस्टम ब्लॉक में भी QRS कॉम्प्लेक्स, क्यों? बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि परकंजे, हमें पता है कि वेंट्रिकुलर वॉल में होता है ना, यूँ करके परकंजे फैले होते हैं हमारे पास। अब क्या होगा कि परकंजे में ब्लॉक आ गया, तो अब जो है ना बजाय इसके कि नॉर्मली जो परकंजे फाइबर के थ्रू इम्पल्सेस जाती थी ना, अब किसके थ्रू जाने लग जाएंगी? मसल मास, जो वेंट्रिकुलर मसल्स है ना, वो अब जो है ना कंडक्ट करने लग जाएंगे। अब ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा तो एफिशिएंट नहीं होंगे ना, तो बस इसीलिए QRS यहाँ पे प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन्होंने बस लिखा हुआ है कि नॉर्मल जो वैल्यू होते हैं QRS की वो तो 0.06 to 0.08। अगर 0.09 तक भी चले जाए तो चलो हम कहते हैं हाँ कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर 0.12 से ज़्यादा हो जाए तो वो पैथोलॉजिकल हो जाती है। ये लिखा हुआ है इन्होंने, वो जो है पैथोलॉजिकल कंसिडर करते हैं उसको। अब हम चेक पढ़ते हैं बिज़ार QRS कॉम्प्लेक्स के कौन सी रीज़न इसका से बिज़ार है, मतलब कि अब तो बहुत वियर्ड बनेंगी, ठीक है। अब पहले तो हमने पढ़ा था कि QRS या तो डिप्रेस हो रहा था या प्रोलॉन्ग हो रहा था, यहाँ पे बिज़ार हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होगा। उसका उन्होंने 2 रीज़न लिखे हुए, क्या तो डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है उसकी कार्डियक सेल की, या फिर मल्टीपल स्मॉल लोकल ब्लॉक्स बन गए कि इधर उधर जगह जगह ब्लॉक्स बन गए। जहाँ पे ब्लॉक होगा वहाँ पे कार्डियक मसल एज एक्ट करने लग जाएगा, मतलब कंडक्शन में, तो उसके वजह से एक बिज़ार पैटर्न हम लोग देखेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ, जैसे ये दिखाया हुआ कि भाई ये इंजर्ड एरिया था। तो अब हमारे पास यहाँ पे होता ये है, एक चीज़ होती है यहाँ पे, फिनोमेना होता है, जो इंजर्ड एरिया होता है ना वो इट रिमेन्स डीपोलराइज। अब ये इंजर्ड एरिया था ना, दिस विल रिमेन डीपोलराइज। अब नाउ वी हैव दिस कॉन्सेप्ट कि द वेक्टर है ना, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द डीपोलराइज टू रीपोलराइज, तभी ये डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है। लेकिन वेट, इस पे आने से पहले हमें एक चीज़ ये समझनी है कि दिस इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। अब ये चूँकि पहले से ही डीपोलराइज था इंजर्ड एरिया ना, तो ये जो मतलब स्टार्ट जो होगा ना, नॉर्मल यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी ना, तो P वेव जो है इसी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे बन रही होती है, ठीक है। ये हमें पता है इसी बन रही होती है, और यूँ करके हमारे पास ये बन जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा, चूँकि वो ऑलरेडी डीपोलराइज है, ठीक है, ऑलरेडी वो पॉजिटिविटी पे होगा ना, तो वो इससे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होगा, यानी कि जिसको जो स्टार्ट होगा ना ECG फॉर्मेशन का, वो अबव द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन होगा, ठीक है। यूँ करके P वेव ऊपर बनी, ठीक है, बनेगा सब कुछ नॉर्मल, लेकिन क्या होगा कि अबव द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिखाई, यहाँ पे दिखाने चाहिए। देखो यहाँ पे दिखाई कि ऊपर से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसके बाद वही नॉर्मल जो है QRS कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन अब क्या होगा, ये आएगी नीचे, लेकिन ये जब नीचे आएगी ना, तो अब चूँकि डिफेक्ट डीपोलराइजेशन में तो रीपोलराइजेशन में, तो ये नीचे जब आएगी ना वापस, जब QRS जब बनी है वापस जो T वेव बनेंगे ना, वो आइसोइलेक्ट्रिक पर ही बनेंगे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये QRS कॉम्प्लेक्स वापस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर, यानी कि इस पॉइंट पर आया ना, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं J पॉइंट, सही है। इस पॉइंट पर अगर देखा जाए, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ये इसको कहते हैं हम ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट भी कहते हैं। J पॉइंट को हम ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट भी कहते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़ीरो वोल्टेज या ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट, ठीक है। और ये जो मेरे पास करंट डेवलप हुआ है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मेरे पास करंट डेवलप हुआ है, जो एक ये इसको हम कहते हैं करंट ऑफ इंजरी, ठीक है। इसको अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो करंट ऑफ इंजरी इज़ द करंट फ्लो फ्रॉम पैथोलॉजिकली डीपोलराइज टू नॉर्मल पोलराइज एरियाज इवन बिटवीन द हार्ट बीट्स, ठीक है। ये हमने देखा था पैथोलॉजिकली डीपोलराइज एरिया था ये वाला, तो वापस जो रीपोलराइज एरिया तक आया है, इसको हम कहते हैं
करंट ऑफ इंजरी, ठीक है। और ये किस किस वजह से हो सकता है, ये मैकेनिकल ट्रॉमा, इन्फेक्शन और इस्कीमिया ऑफ द लोकलाइज एरिया की वजह से हो सकता है। यहाँ पे गाइडन में जो इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है इस डायग्राम को, इन्होंने बस इसी को, ये देखें तो ये तो डायग्राम है मैंने खुद ही बनाई है। यहाँ से अगर हम इसको देखें, इसको ऑब्ज़र्व करें, पहले क्या हो रहा था, वन लीड को अगर देखें तो वो उसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वही ये देखो, वन जो है यूँ है ना, लेकिन एरो क्या बन रहा है, तो इसके नेगेटिव के करीब बनेगा ना एरो, तो इस वजह से -1, ठीक है। तो ये नीचे आ गया। 2 में क्या हो रहा है, 2 हमारे पास, ये तो 2 था, 2 के तो पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो 2 तो ऊपर से बना, लेकिन देखो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे नहीं बनेगा, इसके ऊपर ही बनेगा, ठीक है। और फिर फर्दर ये देखो, ये लिखा है दिस इज द जे पॉइंट वेयर इट कम्स डाउन, या पॉइंट वेयर इट कम्स बैक एट द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। और रिमेंबर दिस कि दिस इज़ द 0 वोल्टेज पॉइंट, सही है, ये भी बात हो गई। और ये इन्होंने यहाँ पे करंट ऑफ इंजरी यहाँ पे शो, आई होप अब ये क्लियर हो रही होगी जो भी इसमें दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आगे जो है इन्होंने यूज़ ऑफ द जे पॉइंट इन प्लॉटिंग एक्सेस ऑफ इंजरी पोटेंशियल, यहाँ पे एक थोड़ा नया सा कॉन्सेप्ट बताया है। इन्होंने बोला है कि अगर एक पेशेंट को ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे पास करंट ऑफ इंजरी ऑब्जर्व किया जाए, यानी कि कोई एरिया है उसके हार्ट का जो कि इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से वी ऑब्जर्व दिस जे पॉइंट फिनोमेनन, राइट, द वन वी जस्ट डिस्कस बिफोर। नाउ एज यू कैन सी, नाउ ये तो समझ में आ रही होगी कि ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर क्यों बन रहा है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी चूँकि लिम्ब 1 है तो उसमें पॉजिटिव की तरफ बन रहा है, और लिम्ब 2 में नेगेटिव की तरफ बन रहा है, ठीक है। अब अगेन अगर मुझे देखना है कि जो उस इंजरी है, जो इंजर्ड एरिया है, उसका कितना पोटेंशियल है, वो मैं कैलकुलेट करूँगी इमीडिएटली बिफोर द पी वेव। ये मेरे पास पी वेव है, इससे इमीडिएटली बिफोर ये जो होगा ना, ये मुझे बताएगा कि इस इंजरी का पोटेंशियल कितना है, ठीक है। अब उस इंजरी पोटेंशियल से बेसिकली, अब ये जो इंजरी पोटेंशियल होगा ना, बेसिकली लीड 1 में पॉजिटिव होगा क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर है, और लीड 3 में ये पी वेव है, इसके पीछे जो एकदम इमीडिएटली बिहाइंड द पी वेव जो वोल्टेज है वो बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये इन्होंने बात बताई हुई है। अब इसी चीज़ को इन्होंने नीचे ग्राफ में दिखाया हुआ है कि इन्होंने, अब ये तो हमें पता चल गया कि जो लीड 1 में है वो पॉजिटिव है, यानी कि लीड 1 का जो वो होगा, वो सपोज कर लेते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ ले लेते हैं कि लीड 1 का जो हमारे पास इंजरी पोटेंशियल है लीड 1 का, वो आया है +3 मिलीवोल्ट, ठीक है। और जो लीड 3 है उसका मेरे पास आ गया है -7 मिलीवोल्ट। ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ है। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, वेक्टर एनालिसिस करूँगी, सपोज़ करें ये 1 2 3 आ गया, और ये अब चूँकि ये -7 है, जब मैं लीड 3 का ये ड्रॉ करूँगी तो लीड 3 नॉर्मली यहाँ लाया करते हैं ना हमारे पास पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब मैं इसका 1 2 3 4 5 6 7, चलो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 7। अब वही काम हम पहले से करेंगे कि इसके हेड से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसके हेड से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, वो वैल्यूज़ मैंने कुछ ज़्यादा ले ली थी, अगर हम लोग उससे थोड़ा सा ख़राब बन रहा है ग्राफ, ये ले लेते हैं, चलो ऐसे हम लोग एरो बना देते हैं। ये -3 पे, बस ये पता होना चाहिए कि ये -3 पे हमने क्यों ड्रॉ करी, +1 पे हमने क्यों ड्रॉ की, ये अगर कॉन्सेप्ट होगा तो बस काफ़ी है। वो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, अब जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। इस वेक्टर को जब हम मेजर करेंगे, इसका जो पोटेंशियल आएगा वो हमें बता देगा। अब ये देखो, ये कहाँ पे लाई करें, ये लेफ़्ट डेविएशन हो गई है ना। इस लेफ़्ट डेविएशन से हमें क्या पता चला, इस लेफ़्ट डेविएशन का ना हम लोग पॉजिटिव एंड देखेंगे। हमें पता है इसका पॉजिटिव एंड ये होगा। अगर मैं इसी वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ कर लूँ, ये मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ आउट कर लिया, ठीक है। मैंने वेक्टर ड्रॉ किया, उसके पीछे मैंने एक हार्ट हल्का सा इसका शेड बनाने की कोशिश की कि ये हार्ट आ गया। तो ये वेक्टर हमें क्या बता रहा है बेसिकली, अब एक तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो इसकी जो टेल होगी ना, दिस विल शो द डीपोलराइज्ड एरिया, राइट। ये टेल हमें दिखा रही है डीपोलराइज्ड एरिया, और ये वाला एरिया हमें बता रहा है रीपोलराइज्ड एरिया। ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो इंजर्ड एरिया होता है वो परमानेंटली डीपोलराइज हो जाता है। तो इस वेक्टर से हमें पता चला कि अच्छा भाई, ये जो इस पेशेंट का जो हार्ट है उसका जो मसला है ना, वो राइट वेंट्रिकल में है। क्यों? क्योंकि डीपोलराइज वाला जो एरिया है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसी में आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अच्छा, ओ ये इसका ये मसला है, सही है। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की।